Jai Hind, welcome to all your own YouTube channel Santyatinath Vidyapeeth. And now we are going to understand, we are going to read social study in class 9th. In previous section, in previous standard, you read, you know a definite type of, a various type of social studies content. But when a student goes to 9th standard, the SST looks a broad spectrum. Means कक्षा 9 में जैसे ही एक विद्यार्थी सामाजिक विषय के अध्ययन को लेकर के अपनी यात्रा पूरी करता है, शुरू करता है, तो सामाजिक विषय का जो विस्तार होता है वो व्यापक हो जाता है। मीन्स एक एसएसटी जो कि आज तक आप एक किताब से पढ़ते हो, यही एसएसटी 9 में 4 किताब में आपको पढ़ना होता है। यानी एक हिस्ट्री की किताब होगी, एक पॉलिटिकल साइंस की किताब होगी जिसको हम सिविक्स बोलते हैं, एक जियोग्राफी की किताब होगी और एक इकोनॉमिक्स की किताब होगी। और इन चारों किताबों को साथ लेकर के 9 और 10 की यात्रा, यानी 2 वर्षीय जो यात्रा है वो इन चारों किताबों के साथ लेके चलना है। ये 9th का क्लास है, 9th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बन रहा है। और 9th में जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस का हमारे बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट, ये हमारे 9th के बुक्स का नाम है। और जैसे ही हम 9th पढ़ के 10th में जाएंगे तो यही किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड हो जाएगी। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे इन 9th स्टैंडर्ड तो उसमें पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। मीन्स समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र का उद्भव, लोकतंत्र का विस्तार, लोकतंत्र का प्रारंभ और लोकतंत्र की उपलब्धियों को लेकर के यह किताब, यह पुस्तक, यह पाठ्यक्रम आप सभी का इंतजार कर रहा है। डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, तो इस सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल उठेगा कि सर व्हाई डेमोक्रेसी? आखिर वो कौन से पहलू हैं, आखिर वो कौन सी बुनियादी बातें हैं जिससे आज संपूर्ण देश ने अपने यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को एडॉप्ट किया है? तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी देश पर 4 प्रकार से शासन किया जा सकता है। ये मोनार्की, जिसको आपने राजतंत्र के नाम से आपने जाना है। राजतंत्र का मतलब जनरेशन फॉलोड जनरेशन, राजा का बेटा ही राजा होगा, भले वो राजा बनने के योग्य हो या न हो। दूसरा हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप। यह डिक्टेटरशिप का मतलब होता है अधिनायक तंत्र, तानाशाही। और ये तानाशाही भी हमारे विश्व के अलग अलग देशों में समय समय पर ऐसी रूल मिलती हैं। इतिहास है डिक्टेटरशिप का। और डिक्टेटरशिप रूल वो रूल होता है जब किसी देश की सेना अपने आप को स्वामित्व, अपने आप को घोषित कर ले, देश की समस्त प्रकार की नीतियों का निर्धारण करने लगे, तो सेना के द्वारा चलाया गया रूल ही डिक्टेटरशिप कहलाता है, तानाशाही कहलाता है। तीसरा है कॉलोनी। कॉलोनी का मतलब होता है कॉलोनियलिज्म, उपनिवेश। जब कोई विकसित देश अल्प विकसित देश पर अपना आधिपत्य जमाता है, उसके रिसोर्स को यूटिलाइज करता है, ऑक्यूपाई करता है और फिर शासन करता है, तो उस शासन व्यवस्था को हम उपनिवेशवाद बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ये 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हमारे देश में और हमारे देश के साथ साथ विश्व में भी पाई गई हैं। लेकिन एक दौर आया जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचे, जब ग्लोबलाइजेशन होने लगा, जब विश्व के अलग अलग देश आपस में एकजुट होने लगे, नजदीकियां बढ़ने लगी, तो एक और चौथा रूप आया और उस रूप को हम डेमोक्रेसी बोले। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोक का मतलब वी द पीपुल एंड तंत्र का मतलब सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को बनाने में, जिस सिस्टम को निर्धारण करने में लोगों का होना बहुत ही जरूरी है। अब्राहम लिंकन का वो कोट, वो डिफिनीशन एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। यानी यह जो सरकार है वो जनता से सीधा संबंध रखती है। यहाँ न वंशानुगत राजा होता है, यहाँ न सेना का तानाशाही रवैया होता है और न ही यहाँ पर किसी बड़े देश और छोटे देश की बात होती है। यानी हमारे द्वारा चुना गया शासन जो हमारे ही ऊपर शासन करता हो, उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। और इस लोकतंत्र का एक्सपेंशन जब आप पढ़ोगे, यानी फैलाव जब आप पढ़ोगे, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र का विस्तार संपूर्ण देश में 3 प्रकार से हुआ है, 3 स्टेज में हुआ है। पहला
1900 to 1950, इसको हम फर्स्ट फेज बोलते हैं, द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी ड्यूरिंग 1900 to 1950. द सेकेंड फेज इज 1950 to 1975, ये सेकेंड फेज ऑफ डेमोक्रेसी है. एंड द थर्ड फेज इज 1975 टू प्रेजेंट, यानी आज तक. यानी संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र 1900 से लेकर के 1950 में पहली बार देखा गया, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है. दूसरा चरण 1950 से लेकर के 1975 के बीच में हुआ, जिस फेज के हम सभी लोग हैं, यानी भारत भी इसी फेज का एक सीधा सटीक उदाहरण है. और 1975 से लेकर के प्रेजेंट यानी आज तक भी वो देश जहां पर लोकतंत्र नहीं है, उन देशों में भी यह व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं, क्योंकि ये सबसे आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र लेकर के चलने वाला यह गवर्नमेंट है. और हम इस चैप्टर में डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि विश्व के वो कौन कौन से देश जहां पर डेमोक्रेसी के बगैर इन तीनों फॉर्मेशन से रूल होते थे, कौन कौन सी कमियां थी, आखिर वो कौन सी वजह थी कि वहां के लोगों ने, वहां के शासकों ने इन तीनों प्रकार के रूल को खारिज किया और डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट किया. और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो आज विश्व के अधिकतर देश, मोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर अडॉप्ट दिस डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ फॉर्मेशन. तो बने रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए, और हम आगे की यात्रा करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. और जैसे ही यह चैप्टर हम खोलेंगे तो हमारा पहला टॉपिक होगा टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र से जुड़ी दो कहानियों के बारे में पढ़ेंगे. और ये कहानी बताएगी कि दो अलग अलग देशों में किस प्रकार से लोकतंत्र को लाया गया, आखिर वो कौन सी वजह थी, व्हाट वाज दैट डिमांड्स, व्हाट वाज दैट सर्कमस्टेंसेस व्हिच फॉलोड डेमोक्रेसी. तो द टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है. साल्वाडोर एलेंडे एक शासक था 1970 में, जो कि निर्वाचित होकर के चिली का राष्ट्रपति बना था. यह चिली का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि यह कहानी है चिली की. साल्वाडोर एलेंडे 1970 में जब चिली का शासक बनता है तो उसने बड़े बड़े रिफॉर्म किए. जिस रिफॉर्म की तलाश, जिस रिफॉर्म की, जिस बदलाव की, जिस सुधार की मांग लंबे समय से चिली को थी. पहला रिफॉर्म उसने किया पुअर्स एंड वर्कर्स. एक देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वर्कर्स का होना बहुत ही जरूरी है, मजदूर का होना बहुत ही जरूरी है, श्रम का होना, श्रमिक का होना बहुत जरूरी है. और श्रमिकों के साथ साथ गरीब लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए तमाम प्रकार के पॉलिसीज को क्रिएट किया साल्वाडोर एलेंडे ने. दूसरे रिफॉर्म के क्षेत्र में रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास किया. शिक्षा व्यवस्था में भी तमाम प्रकार के बदलाव लाए ताकि शिक्षा को और सशक्त बनाया जाए, देश को समृद्धशाली बनाया जाए. तीसरा सुधार आया ओपोजिंग एफडीआई. एफडीआई, यहां पे आपके मन में एक सवाल बन रहा होगा, व्हाट इज एफडीआई? द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यानी जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जितने भी फॉरेन कंपनीज थी, उन सारे कंपनीज को अपने देश में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए मना कर दिया. बोला कि हमारे देश में वही उत्पाद बनेंगे, वही सामान बेचे जाएंगे जो हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है. और इस प्रकार से एक प्रकार की नई शुरुआत चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर एलेंडे के द्वारा की गई. लेकिन इसी चिली में कुछ ऐसे भी लोग थे, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो एलेंडे के इस स्टेप से डिसैटिस्फाइड था, सहमत नहीं था. और सहमत नहीं था, उसी का कारण ये हुआ कि चिली में एक मिलिट्री रूल का सामना करना पड़ा. और मिलिट्री रूल 11 सितंबर 1973 से उसका सूत्रपात हो गया, उसका प्रारंभ हो गया. पाइनोचेट एलेंडे का यहाँ पे नाम आएगा, जो कि चिली के डिक्टेटर थे, जिन्होंने डिक्टेटरशिप फॉर्मेशन के तहत शासन किया. और उसी डिक्टेटरशिप फॉर्मेशन के तहत 2006 तक, यानी 1973 से लेके और 1973 टू 2006 मिचेल बैचलेट के नेतृत्व में यह शासन चलता रहा. मीन्स एक लोकतांत्रिक व्यवस्था डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गई और डिक्टेटरशिप व्यवस्था फिर से लोकतंत्र में तब्दील हो गई. यानी ये भी निर्वाचन हुआ था साल्वाडोर एलेंडे का.
इस निर्वाचन को दरकिनार किया, ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री बाय पाइनोचेट एलेंडे, एंड देन ऑन 2006 मिचेल बैचलेट फिर से एक बार लोकतांत्रिक तरीके से चिली के राष्ट्रपति चुने गए और इस प्रकार से चिली की लोकतांत्रिक यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई। अब हम अगले कहानी के रूप में चलते हैं पोलैंड और देखते हैं कि पोलैंड की क्या व्यवस्थाएं थी। पोलैंड में भी कुछ इसी प्रकार के बदलाव किए गए, पोलैंड में भी कुछ रिफॉर्म किए गए जिससे पोलैंड के लोकतंत्र को भी और मजबूत किया गया। नाउ वी आर गोइंग टू पोलैंड। पोलैंड में लोकतंत्र कैसे आया? तो पोलैंड का एक इतिहास रहा है। 1980 पोलैंड वाज रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी 1980 तक पोलैंड को एक कम्युनिस्ट पार्टी, पोलिश वर्कर्स कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहा जाता था, उसी पार्टी के द्वारा पोलैंड शासित होता था। अपोज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एरेना। राजनीतिक क्षेत्र में अन्य कोई पार्टी चुनाव लड़े, इस बात से यह बात कतई स्वीकार इस पार्टी को नहीं था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी पोलैंड में नहीं थी। अपोज फ्रीडम, ये जो सरकार थी ये नागरिकों के तमाम प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध करती थी। ये सरकार नहीं चाहती थी कि नागरिक अपने स्वेच्छा के साथ देश में घूम फिर सकें, अपने स्वेच्छा के साथ अपने विचारों को बोल सकें। और इन सभी के पीछे सबसे बड़ी वजह, द मेन पॉइंट इज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर इन सोवियत यूनियन। और यह पार्टी अपने एजेंडे को, अपने पॉलिसी को पूरे जनता में इंप्लीमेंट करती थी। उसके पीछे सपोर्टेड यानी सहयोग था एंड कंट्रोल्ड मींस नियंत्रण था। किसका? तो यूएसएसआर, आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, जिसके विभाजन के बाद आज रसिया के रूप में हम जानते हैं। यह सोवियत यूनियन भी इस कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता था। विद द सपोर्ट ऑफ सोवियत यूनियन ये पार्टी अपने देश में शासन करती थी, नागरिकों के लोकतांत्रिक भावनाओं को दरकिनार करती थी। 1988 से पोलैंड में वेलेसा के नेतृत्व में इस पार्टी का विरोध होना शुरू किया गया, यानी इस पार्टी की नीतियां जिन लोगों को अच्छी नहीं लगी, जो लोग सहमत नहीं हुए, वो वेलेसा के नेतृत्व में अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए और तब जाकर के इस पार्टी के अपोज, इस पार्टी के विरुद्ध एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति हुई और उसके बाद पोलैंड में भी लोकतंत्र आया, जिसका डिटेल हम इस चैप्टर के लास्ट में भी हमें देखने को मिलेगा। अब सवाल बच्चों आपके मन में ये उठ रहा होगा कि सर आखिर ये चिली हो या पोलैंड हो, इसमें लोकतंत्र को लाने के पीछे मेन वजह क्या थी? क्योंकि दोनों देशों के बीच में आपने समानताएं भी देखी और आपने असमानताएं भी देखी, और लोकतंत्र को लाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, द टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के दो ऐसे गुण होते हैं, लोकतंत्र की दो ऐसी विशेषताएं होती हैं जिन विशेषताओं के द्वारा कोई देश और उस देश के नागरिक लोकतंत्र के प्रति आकर्षित होते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट फीचर ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज पीपुल चॉइस। लोकतांत्रिक देश की सबसे पहली प्राथमिकता होती है लोगों की इच्छा की अनुमति देना, यानी लोग क्या चाहते हैं, लोगों की चाहत के आधार पर शासन चलता है, लोगों की चाहत के आधार पर पॉलिसी बनती है, और यही एक मेन कारण है जिसके तहत कोई देश अपने देश में लोकतंत्र लाता है। The second features of democracy is leader elected by the people. लोकतंत्रात्मक देशों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यहाँ पर लोगों का निर्वाचन, नेताओं का निर्वाचन, हमारे नीति निर्माताओं का निर्वाचन हम स्वयं करते हैं। और लोकतांत्रिक देशों में दो प्रकार की पद्धतियां, दो प्रकार के सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं, चाहे हम डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट, हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश के, अपने नीति निर्माताओं का चुनाव करते हैं, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। द थर्ड इज पीपुल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। फ्रीडम, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था, और फ्रीडम, बिना स्वतंत्रता के एक व्यक्ति अपने समृद्धि की, अपने तरक्की की कामना नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को यदि अपना डेवलपमेंट, ओवरऑल सर्वांगीण विकास करना है तो उस व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का होना बहुत ही जरूरी है, और लोकतंत्र स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, यानी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं एक लोकतंत्रात्मक देश में।
फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, हम अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम अपने आइडियोलॉजी को एडॉप्ट करने के लिए उस किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकते हैं। एंड देन फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, यदि सरकार की नीतियां हमें प्रभावित करती हैं, हम सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं, तो लोकतंत्र ही शासन का एक ऐसा रूप है जो हमें अपने सरकारी व्यवस्थाओं का विरोध करने का भी अधिकार देता है। यानी हम अपने नीतियों को, हम अपने कार्यक्रमों का विरोध भी कर सकते हैं ताकि उस कार्यक्रम में बदलाव हो, उस नीतियों में संशोधन हो। अगले वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल डिफिनीशन होते हैं लोकतंत्र के, कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं लोकतंत्र के। बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।